नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर इस वक्त की, पाक की एयर स्ट्राइक में 16 लोगों की मौत। पाक का दावा, टीटीपी को हमने बनाया निशाना। वक्त आने पर बदला जरूर लिया जाएगा, तालिबान ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पाक की एयर स्ट्राइक में 16 लोगों की मौत हुई है। पाक का दावा, टीटीपी को हमने बनाया निशाना। वक्त आने पर बदला जरूर लिया जाएगा, तालिबान ने चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है। पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पाक की एयर स्ट्राइक में 16 लोगों की मौत की खबर। पाक का दावा, टीटीपी को हमने निशाना बनाया। वक्त आने पर बदला जरूर लेंगे, तालिबान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ये ना सोचे कि हम बदला नहीं लेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, 16 लोगों की मौत है, 23 से 24 लोग दबे हुए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि टीटीपी और आईएसआईएस को हमने निशाना बनाया है, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि हम बैठेंगे, बदला तो लिया जाएगा। चलिए, इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स के साथ आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। नंगरहार में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। पाक हमले में 16 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आईएसआईएस और टीटीपी को बनाया गया है निशाना। आत्मघाती हमलों का बदला लिया है, पाकिस्तान ने कहा। सही समय पर जवाब दिया जाएगा, तालिबान ने कहा है। तो नांगरहार प्रांत में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के हमले में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सुबह का वक्त था और बच्चे सो रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत की। आईएसआईएस और टीटीपी को निशाना बनाया, ये पाकिस्तान दावा कर रहा है। लेकिन तालिबान का कहना है, अफगानिस्तान का कहना है कि आम जनता पर पाकिस्तान ने बम गिराए हैं। आत्मघाती हमले का ये बदला लिया है, जो हाल ही में शिया की मस्जिद में हुआ था, ये पाकिस्तान कह रहा है। सही समय पर जवाब तो जरूर देंगे, ये तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। चलिए, दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर भूषण दीवान सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ इकबाल ममदानी जी, विदेश मामलों के जानकार, भी लंबे वक्त के बाद आज जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया सर। कमांडर भूषण दीवान सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा। सर, फिर से एक बार तालिबान या अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक और वहां पर आम जनता के ऊपर बम गिराए, जिसमें 16 के आसपास लोगों की मौत की खबर है। कैसे इस पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को आप देख रहे हैं, जहां पर वो आईएसआईएस और टीटीपी के नाम पर आम अफगानियों को निशाना बना रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, भारत यहां पर एयर डिफेंस को लेकर क्या मदद तालिबान की अफगानिस्तान की कर सकता है? सर राजेश जी, पहले तो मैं आपको मदद की बात कह दूं, मैं नहीं समझता हूं कि भारत की ऐसी नीति है प्रत्यक्ष रूप से मदद करे अफगानिस्तान की।
और वो दूसरा देश है, अलग से देश है, उनसे मदद मांगे भी सही तो ये अलग बात है। एयर डिफेंस की बात करना हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अब टीटीपी जो काम कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान संभाल नहीं पाता है तो वो कहता है अफगानिस्तान उनको शय दे रहा है टीटीपी को, और वो वही बात कर रहा है। मेरे को इसमें वही चीज नजर आती है। भारत ने क्या कहा है, जब जब हमारे पे टेररिस्ट अटैक होता है भारत पे पाकिस्तान के हवाले से, चाहे पहलगाम में हुआ है, जैसे भी जब भी हुआ, तो वो हम क्या कहते हैं कि ये आपके टेररिस्ट कैंप से है, तो ये हमें ना बताया जाए कि नॉन स्टेट एक्टर है, तो हम आप पे एक्शन लेंगे। यही बात को पहले तो पाकिस्तान नकारता रहता है, अभी खुद अफगानिस्तान के साथ ये काम कर रहा है कि टेररिस्ट नहीं है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस नॉन स्टेट एक्टर वाली बात नहीं है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर दे रहे टीटीपी को, इसलिए हमको नुकसान पहुंच रहा है। और ये नई नई बात नहीं कर रहे हैं, 2022 में 2025 में भी ऐसे अफगानिस्तान में अटैक किए हैं। मेरी समझ में तो ये बात आ रही है कि देखिए, दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तानी फौज जो है, क्योंकि पाकिस्तान एक टूटता हुआ मुल्क है, तो टूटता हुआ जी। मुल्क है तो पाकिस्तानी हुक्मरान को, मिलिट्री हुक्मरान जो है, उनको अपनी गद्दी संभालनी है। तो संभालने के लिए क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको शांति नहीं चाहिए, उनको खुराफात ही चाहिए। हर बॉर्डर पे खुराफात होगी तो मिलिट्री की वैल्यू है। मिलिट्री, हम तुम्हें बचा रहे हैं, पाकिस्तान को, अवाम को इकट्ठा करेंगे, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये काम करते रहते हैं। और जो ये काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में किया है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और सुवेरेनिटी के खिलाफ है। वो एक बॉडी वहां पे अफगानिस्तान में, यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, दुनिया सारी कंडेम करती है। पर बात, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, उन्होंने खुद ही टेररिस्ट पाले हैं। अगर आप सांप पालेंगे तो सांप कल को दूसरे को भी काटेगा, आपको भी काटेगा, वो हो रहा है। ये वो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तो इस टाइप से जो हो रहा है ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। फॉरेन ताकतें भी इसमें जुड़ी हुई हैं। वो भी कहा जा सकता है अफगान जो है केपीके में, जो टीटीपी है केपीके में तकलीफ दे रही है, इनको कई की बातें हैं। तो ये झड़पें चलती रहेंगी, इसका कोई इलाज नहीं। पर भारत इसमें कुछ दखल अंदाजी करे, मैं नहीं समझता हूं इसका कोई जरूरत भी है या ऐसा कोई सवाल भी है। जी, लेकिन क्या कमांडर भूषण दीवान सर, एयर डिफेंस, क्योंकि तालिबान की अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त उनका एयर डिफेंस है, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जिस प्रकार से अजरबैजान के साथ और तमाम माफ करिए अर्मीनिया के साथ, फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत की डील्स हो रही हैं मिसाइलों को लेकर, क्या आने वाले वक्त में हम आकाश मिसाइल सिस्टम जैसी जो चीजें हैं वो तालिबान को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? वहां पर भी काफी हमारे हित हैं। अगर पाकिस्तान को आपने दो तरफ से घेरना है तो जरूरी है कि तालिबान वहां पे मजबूत हो। राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने, फिलीपींस ने हमसे मांगी ब्राह्मोस, हमने दी। इंडोनेशिया मांग रहा है, हम देंगे। वियतनाम मांग रहा है, देंगे। देखिए, राइट टू डिफेंड तो हर कंट्री का है। मुझे अब आप मारने आए तो मैं डिफेंड करने के लिए मैं कुछ भी करूं, मेरा हक है। उस हक के चलते मैं किसी से कुछ लूं, शस्त्र लूं, अस्त्र लूं, भारत से लूं, फ्रांस से लूं, अमेरिका से लूं, मेरा हक है। अगर अफगानिस्तान ऐसी रिक्वेस्ट करता है तो इसमें अगेंस्ट पाकिस्तान काम नहीं है। हमारे को तो सपोर्ट कर उनको देना पड़ेगा, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, दोस्त ना भी हो, उनका हक है। हमारे पास आइटम है, ये व्यापार की बात है, ये ट्रेड डील की बात है, हम देंगे। ओके। उन्होंने मांगा नहीं तो हम खुद ब खुद तो नहीं कह सकते कि हमसे आप लीजिए और पाकिस्तान से लड़िए। वो हमारा से म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो है नहीं, तो वो उसके ठीक। चलते हम नहीं आगे आ सकते। अफगानिस्तान मांगेगा तो अवश्य देंगे। ओके। इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर। जिस प्रकार से शिया की मस्जिदों में हमले हुए और वहां पर कई लोगों की मौत हुई, आज ही मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था जहां पर कहा गया कि दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश आतंक के लिहाज से पाकिस्तान बन चुका है, जहां पर हर दिन आतंकी हमलों में कम से कम 3 से 4 लोगों की मौत होती है। उस बीच पाकिस्तान का ये कहना कि कभी वो भारत के ऊपर आरोप लगाता है, कभी वो तालिबान के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन कभी अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू लगाकर नहीं देखता कि उसने 30 साल पहले बोया क्या था, 30-40 साल पहले उसने बोया क्या था। जो बोया था आज वो बड़ा कीकर का पेड़ बन चुका है, जो हर दिन उसे कांटे उसके चुभ रहे हैं। देखिए, धन्यवाद राजेश जी। आप इन सारी ही चीजों को समझिए, ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान ने ये हमला ताकत दिखाने के लिए किया है, बल्कि कमजोरी छुपाने के लिए किया है। पिछले 1.5 साल से मैं अगर बात करूं, खास करके पाकिस्तान के अंदर सेना पर जो हमले रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे, कई हमलों में सैनिकों के शव तक उठा के लेके गए हैं पाकिस्तान के लोग।
टीटीपी अब सिर्फ आतंकवादी संगठन नहीं रहा, ये एक तरीके से समझिए कि गुरिल्ला आर्मी बन चुका है। वहां पाकिस्तान के कई इलाकों में ये रात के समय सरकारी नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इसलिए सेना ने सीमा पार हमला कर अपनी जनता को यह संदेश दिया है कि अभी भी कंट्रोल में है सारी चीजें। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि तालिबान और टीटीपी का असली रिश्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण और कम बताया जाने वाला है तथ्य है। तालिबान और टीटीपी अलग संगठन नहीं है, दोनों एक तरीके से विचारधारा और एक मदरसे नेटवर्क से निकलते हैं, खास करके अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान के कई मंत्री पहले टीटीपी के साथ रह चुके हैं। तालिबान खुलकर टीटीपी का समर्थन नहीं करता, लेकिन उसे हटाता भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान असल में अपने ही बनाए संगठन से लड़ रहा है, एक तरीके से मानने जाओ। दूसरा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर रणनीति गलती हम माने तो 1990 से 2010 के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान ने रणनीतिक गहराई की नीति बनाई थी, उसका प्लान था कि अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार रहे ताकि भारत को पूरी तरीके से घेरा जा सके। अब जल्द उसके उलट हो गया है। तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना था, वही अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। तो अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण कहते हैं कि इसे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बैकफायर और प्रॉक्सी पॉलिसीज की तरफ हो गया है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि एक और छुपा कारण, यानी कि ये एंगल बहुत कम चर्चा में आया है कि अफगानिस्तान काबुल नहीं, बड़े एक तरीके से डैम बना रहा है, जो कि ये नदी पाकिस्तान से खैबर पख्तून और पंजाब से जाती हुई अगर किसी डैम बन गया तो एक तरीके से पाकिस्तान के कई इलाके पानी की कमी होगी। पाकिस्तान में तालिबान सरकार पर दबाव बनाना चाहती है, लगातार एयर स्ट्राइक उसी दबाव की मुझे लगता है कि ये शुरुआत की कोशिश की जा रही है राजेश जी। ठीक है, लेकिन इकबाल जी एक पॉइंट और जिसका जवाब मैंने कोशिश की कि अपना भूषण दीवान सर से भी लूं, सेम वैसा ही जवाब। जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को मजबूत कर सकता है, गोला बारूद भेज सकता है, JF-17 जैसे फाइटर जेट देने की पेशकश कर सकता है, ड्रोन तुर्की से दिला सकता है, तो भारत क्या अफगानिस्तान को, तालिबान को एक मिलिट्री लेवल पर मदद नहीं कर सकता है, या अभी भी तालिबान को लेकर हमारे मन में शंकाएं हैं? हालांकि तालिबान के कई नेता दिल्ली आ चुके हैं, मंत्रियों के साथ तमाम बैठकें हुई हैं। नहीं, देखिए ये शंका वाला मसला नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर राजेश जी एक बात बताना चाहूंगा। इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से हमारे भूषण जी ने भी कहा, तो इसमें मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते पहले भी अच्छे थे, बीच में हालांकि पाकिस्तान इस पूरे मामले में कूदा, और अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का भी जब वक्त था तो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। हालांकि भले ही हम मान्यता दे ना दे एक अलग चीज है, लेकिन उस दौरान ये सारे ही लोग हमारे साथ खड़े हुए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अपनी भी एक हालात इस तरह से खराब है कि जहां सीमा पर इनके साथ मामला अफगानिस्तान के साथ खराब कर रहे हैं, वहीं अंदर खुद पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से इमरान खान को पकड़ के रखा है, वहां अंदर एक सिविल वॉर की स्थिति धीरे धीरे करके बनती जा रही है। अगर भारत को लगा और अफगानिस्तान ने मदद मांगी तो जाहिर सी बात है कि भारत पहले भी उस चीजों को लेकर के खड़ा था, आज भी खड़ा रहेगा। लेकिन वहीं पर इसको और एंगल से देखना है कि चाइना अपने आप में कोशिश करेगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। उसकी वजह है कि दोनों ही कंट्रीज में उसके बहुत बड़े पैसे लगे हैं। अगर इस तरह के मामला बिगड़ते हैं तो इसका सबसे सीधा खामियाजा है जो वो चाइना को भुगतना पड़ेगा। तो चाइना इसके अंदर तुरंत मध्यस्थता करेगा और कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इस मामले को रोका जा सके। वहीं रशिया भी ये कोशिश करेगा कि इस आग की तपिश जो है वो ज्यादा न बढ़े, तो इसका असर जो है क्योंकि उसे भी एक तरीके से भुगतना पड़ सकता है। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, तो मुझे लगा कि आगे बढ़ने से पहले वो दर्शकों के सामने रख दूं। भारत में कहा जाता है कि लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है, और पाकिस्तान का लोहा गर्म है। बलूच लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सब कहीं ना कहीं इस वक्त पाक सेना पर भारी पड़ रहे हैं। तो लोहा गर्म है, हथौड़े का इंतजार है। चलिए मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हिंद महासागर में पकड़ मजबूत कर रहा चीन। हिंद महासागर में चीन भेज रहा जासूसी जहाज। मालदीव की तरफ बढ़ रहा चीन का दा यांग हाउ जासूसी जहाज है। ये भी चीनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता खोज रहा है ये जहाज। इस वक्त की बड़ी खबर,
हिंद महासागर पर पकड़ मजबूत कर रहा चीन। हिंद महासागर में चीन भेज रहा जासूसी जहाज। मालदीव की तरफ बढ़ रहा है चीनी दा यांग हाओ। चीनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता खोज रहा है जहाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हिंद महासागर पर पकड़ मजबूत कर रहा है चीन। हिंद महासागर में चीन भेज रहा जासूसी जहाज। मालदीव की तरफ बढ़ रहा है चीन का जहाज। हिंद महासागर पर पकड़ मजबूत कर रहा चीन। हिंद महासागर में चीन भेज रहा जासूसी जहाज। मालदीव की तरफ बढ़ रहा है चीनी दा यांग हाओ। चीनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता खोज रहा है जहाज। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान क्योंकि नेवी से हैं तो सर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि क्या चीन का मकसद है। हिंद महासागर पर चीन की नजर। मालदीव जा रहा है दा यांग हाओ। 6 महीने में 6 जासूसी जहाज चीन ने हिंद महासागर में भेजे हैं। किसी बड़े मिशन में लगा है चीन। वो मिशन क्या हो सकता है, आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्या पनडुब्बी के लिए रास्ता तलाश रहा है, एक सेफ रास्ता, या छुपने की जगह तलाश रहा है? समुद्र में रास्तों का क्या चीन नक्शा बना रहा है, ये कमांडर भूषण दीवान सर ही बता पाएंगे। या फिर भारत की मिसाइलों की जानकारी जमा करने के लिए चीन लगातार आसपास में मंडरा रहा है, ये भी कमांडर भूषण सर से पूछेंगे और इकबाल ममदान जानी से पूछेंगे हम। लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद इकबाल जी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर थोड़ा समझाइए, 6 महीने में 6ठा चीनी जहाज, और कहा जा रहा है कि भाई ये भी स्पाई शिप है। मकसद क्या है? क्या सबमरीन के लिए हिंद महासागर में रास्ता खोजना है? क्या एक कोई नक्शा बनाना है कि यहां से आप सेफली भारत के करीब पहुंच सकते हो, या कुछ समुद्र के अंदर ऐसा छिपा है जिसे चीन ढूंढ रहा है, तलाश रहा है? कमांडर भूषण दीवान। देखिए राजेश जी, जो आप समझो एक बाल्टी में पानी की, प्लास्टिक की बाल्टी या मेटल की बाल्टी, उसमें अगर आप लकड़ी डालते हैं, समझो एक डंडा डालते हैं, आप देखेंगे वो लकड़ी जो है लगती बेंड हो गई है, लगती है कि नहीं? इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो जो साउंड, लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो, तो ये जो भी ये एयर से वाटर में जाता है, मतलब डेंसर मीडियम, डेंस है, वाटर डेंस है, एयर तो डेंस नहीं है। जब एयर टू डेंस में जाता है, टू डेंस मीडियम में जाता है, या डेंस से लाइट मीडियम में आता है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब उसकी रेज जो है, लाइट रेज और साउंड रेज भी, वो टर्न हो जाती है। टर्न हो जाती है तो इसके चलते क्या होता है, बड़ी ये कॉमन चीज है। क्या? अगर समुद्र का टेम्परेचर है, समुद्र समझो 100 फुट है, ऊपर पानी तो क्या है, सूर्य पड़ रहा है, गर्म है, थोड़ा नीचे जाएंगे पानी ठंडा है, और नीचे जाएंगे और ठंडा है, एक चीज। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी भी शायद नीचे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, बढ़ती जाएगी। और तीसरी, नीचे जो समुद्र का तल है वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसके चलते एक जिसे कहते हैं बेती थर्मोग्राफ, बेती थर्मोग्राफ मतलब टेम्परेचर पैटर्न, और ये भी थर्मोग्राफ का, थर्मोग्राफ बात है। तो क्या होता है, सबमरीन आप देखते कैसे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप उन्हें देख रहे हैं, तो लाइट रेज आपकी टाई की, शर्ट की, मुंह की मेरे पे आ रही हैं, मेरे पे आंखों में आ रही हैं, तो मैं आपको देख रहा हूं। साउंड भी ऐसे सबमरीन कैसे डिटेक्ट करती मेरी सोनार, वो सोनार कैसे करती, साउंड वेव जाती है, सबमरीन को हिट करती, मेरे पास आती है, मेरे पास आती है तो मेरे को दिखता भी सबमरीन है, दिखता है मींस डिटेक्ट होता है। तो अभी अगर वो सबमरीन की रेज रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, तो सबमरीन यहां है, मुझे लगता है वहां है, समझिए आप। तो इसमें क्या होता है, शेडो जोन बन जाता है। ऐसा जोन, शेडो जोन बनता है कि बहुत डेंस मीडियम है, वो साउंड रे पेनिट्रेट नहीं करती, इधर चली आती है, इधर चली आती है। तो बीच में समुद्र के अंदर एक 20 फुट की डेप्थ पे, 40 फुट की विड्थ, 100 मीटर की विड्थ पे एक शेडो जोन बन जाती है। क्यों? ये थर्मोग्राफ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट, इन चीजों से। तो ये क्या है, आप बिल्कुल सही बोला आपने, सबमरीन का रास्ता ढूंढ रहा है। तो कहां शेडो जोन हो तो मेरी सबमरीन कल को वहां जा सकती है, छुप की जा सकती है, अटैक डिटेक्ट नहीं हो पाएगी भारतीय सोनार के द्वारा। ये तरीका है। तो इसको आप डिटेल में पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। अभी जैसे हम, आप जानते समझते हैं, अगर जहाज आ रहा है दुबई से इंडिया आ रहा है,
तो वो मैप करते हैं भाई यहाँ किस लाइट हाउस कहाँ है क्या है, और मैप बना लेते हैं। ऐसे ही मैप बनाना, अंडर वाटर अंडर सी मैप बनाना भाई कौन सा सेफ रास्ता सबमरीन के लिए, वो ये काम किए। सर्वेयर से कह दें इसको, रिसर्च वेसल कर दें कि 200 नॉटिकल माइल तक, तो हमारे पास 12 नॉटिकल माइल जो है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर, तो हमारा हक है, टेरिटोरियल ओके। आर्मी, टेरिटोरियल वाटर्स है, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। पर उसके बाहर भी वो कर रहा है तो काम तो गलत, काम तो कर सकता है, फ्री है, पर सिक्योरिटी रिस्क हो तो हम एक्शन ले सकते हैं। और क्या है चीन को डर, पूरा उनका ऑयल वगैरह सब यहीं से जाता है, कहां से, जी इंडियन ओशन से जाता है, आगे मलाक्का स्टेट में तकलीफ है। तो वो अपनी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बचाने के लिए सर्वे कर रहे हैं, और मालदीव उनको सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा मालदीव के पास लोन किसका है, चाइना का है, तो कई देशों का है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलते मालदीव उनसे उनसे दबा हुआ चीन से, वो उनको सपोर्ट दे रहा जी। है। ये सब खुरापात अभी से नहीं चल रही, ये 5-6 साल से चल रही है, तो वो कर ही रहा है। और 2030 तक 80 सबमरीन हो जाएंगे उस चीन के पास। अभी तो 12 न्यूक्लियर सबमरीन है, 40 कन्वेंशनल सबमरीन है, तो वो तैयारी कर रहा है यूज करने के लिए। जब भी अटैक अगर आता है, लड़ाई होती है चीन इंडिया की, लैंड से भी होगी, ओके, और बहुत ज्यादा तो नेवी की तरफ से होगी। ठीक है सर। इकबाल ममदानी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर। जिस प्रकार से भारत के पड़ोसियों के साथ चीन ने अपने संबंधों को सुधारा, उन्हें अपने जो लोन के जाल में, कर्ज के जाल में फंसाया, और फिर अब उनकी जमीन का, उनके पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं, हाल ही में उन्होंने 2 हफ्ता पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर हम पर हमला हुआ तो ये मत सोचिएगा चीन यहीं पर रुक जाएगा। आने वाले वक्त में अरुणाचल को लेकर भारत के साथ और फिर फिलीपींस के साथ भी चीन का टकराव होगा, जापान से भी होगा। तो कैसे हम इस चेतावनी को देख रहे हैं, जिस प्रकार से भारत को घेरने की चीन कोशिश कर रहा है, कभी पनडुब्बियां भेज रहा है, कभी दूसरी हरकतें कर रहा है, उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वे का नाम दिया जा रहा है, खास करके ये सर्वे नहीं, ये आप मान लीजिए कि भविष्य का एक युद्ध का नक्शा बना रहा है। समुद्र और जमीन जैसा नहीं होता, समुद्र का नक्शा गूगल मैप से नहीं बनता। पनडुब्बी युद्ध में सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं होता, सबसे बड़ा हथियार होता है चुप रहना। द यांग हाओ समुद्र के नीचे की आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, और समुद्र क्षेत्र में अपनी ध्वनि पहचान होती है। और ये समझ लीजिए कि कहाँ गर्मी है, कहाँ ठंडा है, कहाँ नमक ज्यादा है, कहाँ शोर कम है। महत्वपूर्ण, क्योंकि सोनार जो है, पनडुब्बी खोदने की जो तकनीक होती है, आवाज से काम करती है। मतलब चीन पता कर रहा है कि जिस जगह उसकी पनडुब्बी भारतीय नौसेना छिपा जी सकती है, खास करके देखिए पूरे हम चीजों को देखें तो। दूसरा, लोग सोचते हैं कि भारत की ताकत जो है वो मिसाइल है। असल में भारत की सबसे गुप्त ताकत समुद्र में छिपी जो पनडुब्बियां है वो है। उसकी वजह क्या है कि इनकी लोकेशन दुनिया में किसी को पता नहीं होती। ये खास करके मोबाइल न्यूक्लियर बेस होती है। अगर चीन समुद्र का ध्वनि नक्शा बना लेता है तो वो ये अंदाजा लगा सकता है कि भारतीय पनडुब्बी किस रूट पर चलती है। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर बात है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने जिस तरीके से कहा कि पड़ोसी मुल्कों को, तो चीन को जो मालदीव में सिर्फ पोर्ट नहीं चाहिए, वो चाहिए कि फ्लूइंग स्टेशन सेंसर जो है वो स्टेशन सिग्नल, इलेक्ट्रो इंटेलिजेंस स्टेशन, समुद्र में असली युद्ध जहाज, इस तरह की जो चीजें, लड़ने वाले जो डेटा है, वो सारी चीजों को लेकर के लगातार वो मालदीव में चीन का स्थायी सेंसर खास करके लगाया गया है, जिसको लेकर के अरब सागर की हर बड़ी नौसेना गतिविधि वो देख रेख कर सकता है। दूसरी बड़ी बात अगर हम बात करें कि दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण समुद्र रास्ता है, जैसे जी साहब ने भी कहा, वो मलाक्का स्ट्रेट, चीन तेल इसी रास्ते से आता जाता है। और इसी रास्ते के ऊपर कौन बैठा है? भारत। अंडमान निकोबार से भारत पूरा रास्ता मॉनिटर कर सकता है, यानी युद्ध में भारत चीन की ऊर्जा सप्लाई रोक सकता है। इसीलिए चीन हिंद महासागर में बैकअप रास्ता बना रहा है। और इसको अगर हम दूसरी तरीके से समझे तो ये सिर्फ भारत चीन मुकाबला नहीं है। अगर अमेरिका चीन युद्ध हुआ तो अमेरिका की नौसेना हिंद महासागर में चीन को कैसे घेर सकती है। इसलिए चीन जो है पहले से समुद्रों को खास करके सेफ जोन बना रहा है, उसकी जो पनडुब्बियां है वो छुपा सके। राजेश जी, चलिए आता हूं मैं, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। चीन के दौरे पर जा सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अप्रैल के पहले हफ्ते में जा सकते हैं चीन।
कनाडा ब्रिटेन पीएम ने चीन का दौरा किया था, लेकिन अब ट्रंप जाएंगे ताइवान और ट्रेड को लेकर यहां पर बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन के दौरे पर जा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अप्रैल के पहले हफ्ते जा सकते हैं चीन। कनाडा ब्रिटेन पीएम ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। ताइवान और ट्रेड को लेकर यहां पर अहम बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर, चीन के दौरे पर जा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अप्रैल के पहले हफ्ते में दौरा हो सकता है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, खबर को डिकोड करेंगे। चीन के दौरे पर जाएंगे ट्रंप। अप्रैल के पहले हफ्ते में दौरा हो सकता है। ताइवान और ट्रेड को लेकर यहां पर बातचीत संभव है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चीन का उस पर दबदबा है, शिकंजा है, और चीन यहां पर अमेरिका की चूड़ियां टाइट कर रहा है। जब चाहता है तभी कह देता है कि अब रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स अमेरिका को नहीं मिलेंगे। ब्रिटेन कनाडा पीएम चीन गए थे और हाल ही में देखने को मिला है कि यूरोप के देश जो हैं चीन के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं। चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका परेशान है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत के दौरे पर कब आएंगे ट्रंप। क्या क्वाड समिट होगी, नहीं होगी, क्या क्वाड का क्या फ्यूचर है, चीन क्यों जा रहे हैं ट्रंप, भारत क्यों नहीं आ रहे। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर के पास हम चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, ट्रंप जाएंगे चीन, कहा जा रहा है कि 31 मार्च 1 और 2 अप्रैल तक चाइना में रहेंगे ट्रंप। क्या मायने उनकी इस विजिट के आपके लिहाज से, और क्वाड को लेकर क्या कोई उम्मीद हम करें कि भारत के दौरे पर आएंगे, क्योंकि क्वाड की समिट भारत में होनी थी, ट्रंप आए नहीं, समिट हुई नहीं, आगे हो सकती है कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर? तो पहले तो मैं आपको क्वाड के बारे में बता दूं, मेरा ख्याल है क्वाड की समिट देर सवेर जल्दी ही होगी। क्यों? बात यह है कि सामरिक दृष्टि से अगर आप देखें तो अमेरिका के सामने एक ही मुद्दा है और ट्रंप की सक्सेस इसी पे रहेगी। अभी तो 1 ही साल हुआ है ट्रंप को, 3 साल और है इनके पास। इन्होंने दिखाना है कि क्या इन्होंने चीन की ताकत को कम किया कि नहीं। चीन की खुराफात करने की ताकत, चीन की अमेरिका को चैलेंज करने की ताकत, चीन की इंडो पैसिफिक में अपना वर्चस्व बनाने की ताकत, चीन ने साउथ चाइना सी को 9 लाइन बना ली, और भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिलीपींस को तंग कर रहा है, थाईलैंड को तंग कर रहा है, वियतनाम को तंग कर रहा है। इस सब को कंट्रोल करना अमेरिका चाह रहा है। तो ये तो क्वाड तो देर सवेर होगा ही, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए जुड़ेंगे। हालांकि आप ठीक कह रहे हैं, 2 साल से लगभग ठंडा पड़ा है क्वाड। पर मेरी समझ में ट्रंप की पॉलिसी क्या है। ट्रंप की पॉलिसी, हालांकि जो अभी तो देख रहे हैं हर जगह युद्ध ही करा रहे हैं, ईरान में भी इस टाइप का काम कर रहे हैं, पर ट्रंप की मेरी समझ में चीन जो है भारी दुश्मन है, भारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है अमेरिका के लिए भी। तो ट्रंप पहले क्या चाह रहे हैं कि 5 चीज से अगर बात सुलझती है तो वही अच्छा है। और आप देखिए अभी तो नई बातें हो गई ना, 10% 15% टैरिफ लग गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने से ट्रंप ने लगा दिया। पर बात यह है कि आप देखिए चीन के ऊपर तो भारत से पहले ही ट्रंप ने टैरिफ कम लगाया हुआ था। क्यों? चीन के पास क्या है, 88% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग उनके पास है, और ऑलमोस्ट 60% रेयर अर्थ की जो माइनिंग है वो उनके पास है। इतनी भारी मोनोपोली है। आप देख लीजिए अगले 20-30 साल में दुनिया का राजा वही देश बनेगा जिसके पास एआई है। और एआई किसके पास है? जिसके पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्यों? उसी से सेमीकंडक्टर बनता है, उससे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं। और ये इसमें काबिलियत किसके पास है? स्ट्रेटेजिक सामरिक शक्ति चीन के पास है। तो बातचीत करके ढूंढना चाहते हैं कि मिडिल पाथ निकले, रास्ता निकले, इसलिए जा रहे हैं। और ताइवान के साथ भी इसलिए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये बड़ा दिलचस्प होगा कितना सक्सेस होता है। और इसलिए अमेरिका ने ट्रंप के चीन के ऊपर कम टैरिफ लगाया था, हमसे भी कम। हमारा 25% था, 50 का 25 हुआ, फिर भी चीन का कम था। पर अभी क्या है, वो ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बातचीत से भी काम हो, दोनों चीज होती है, बाद में लड़ाई हो तो देखी जाएगी। तो इसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी इस विजिट को लेकर, हालांकि अभी वक्त है और डोनाल्ड ट्रंप कब पलट जाए नहीं कहा जाता, लेकिन कैसे आप इस विजिट को देखें उस वक्त जब हम देख रहे हैं यूरोप के देश चीन का दौरा कर रहे हैं, चीन के साथ संबंधों को सुधारें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जो कोरोना काल में लगातार चीन को कोस रहे थे
चीन की मतलब अलग लेवल पे चीन की अवहेलना की गई, लेकिन अब यही देश चीन के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं। और उस वक्त जिस वक्त अमेरिका के ब्रिटेन के साथ, कनाडा के साथ, यूरोप के साथ संबंध जो हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। देखिए राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन जाते हैं तो सिर्फ ये बातचीत नहीं होगी। ये असल में दो सवालों की टेस्टिंग होगी, कौन ज्यादा कमजोर है, किससे ज्यादा समझौता की जरूरत है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी है और चीन की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट संकट में। और खास करके अगर मैं बात करूं कि दोनों ही बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों दिखाना चाहते हैं कि वो मजबूर नहीं है। ये असली मनोवैज्ञानिक युद्ध है एक तरीके से, खास करके देखने जाओ। जी। दूसरी बात कि ताइवान पर तुरंत आप युद्ध की संभावना कम है। चीन अभी चाहता है हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो चीन को 2027 से 2030 तक अपनी सेना पूरी तरह आधुनिक बनाना चाहता है। इसलिए अगर अमेरिका बातचीत के जरिए 3-4 साल शांति खरीद लेता है तो वो अपने आप में एक तरीके से समझो कि चिप उद्योग, एआई और अन्य गठबंधन मजबूत कर सकता है। मतलब दोनों युद्ध नहीं, एक तरीके से टाल रहे हैं। दोनों एक तरीके से युद्ध को लेकर के भविष्य के लिए भी शेड्यूल कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं इस पूरे ओके। मामले को लेकर के। दूसरा देखिए, जिस तरीके से मेरे साहब ने कहा कि रेयर अर्थ की जो चर्चा दिखती है, लेकिन असली लड़ाई हम बात करें तो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की है। खनिज हुआ, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और इन सारी ही चीजों को लेकर के। लेकिन वहां पर जो प्रोसेस करने की तकनीक है उस करके हम ये करेंगे खास करके कि रिफाइनिंग क्षमता चीन के पास ज्यादा है, अमेरिका उससे ओके। डरा हुआ है। उन सारी ही चीजों को लेकर के चीन जो है वो चाहता है कि सप्लाई रुकी तो हथियार उत्पादन जो है वो रुक सकता है। इसी एक तरीके से हम खास करके कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है, ये सिर्फ व्यापार का नहीं, ये पूरा ओके। गोलमेल हर सारी चीजें है। यूरोप और चीन एक तरीके से एक दूसरे को झुकाव करते हुए आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं क्योंकि ईरान से एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। अमेरिका को ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, पेजिशकियान राष्ट्रपति ईरान के। हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे, पेजिशकियान ने साफ कर दिया है। ईरान पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका को ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, राष्ट्रपति पेजिशकियान ने कहा। हम पर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान पर हमले को तैयार है ईरान। अमेरिका को ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान। हम पर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा, पेजिशकियान ने साफ कर दिया है। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, पेजिशकियान ने साफ कर दिया है। हम पर हमला किया तो जवाब देंगे। पेजिशकियान ने क्या कुछ बयान दिया वो प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। स्क्रॉल प्ले कर दीजिएगा एक बार। दुनिया की ताकतें हमें सिर झुकाने के लिए मजबूर करने के लिए लाइन में खड़ी हैं, लेकिन वह हमारे लिए जो भी दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं हम सब नहीं झुकाएंगे। अमेरिका को ईरान ने जवाब दे दिया है। राष्ट्रपति पेजिशकियान ईरान के, उन्होंने कहा कि हम सर नहीं झुकाएंगे, कलम करा लेंगे। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, एक तरफ दो दौर की बातचीत और अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से एक तनातनी दोनों देशों के बीच में, क्या आगे पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? जिस प्रकार से ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरा युद्ध पोत पहुंच चुका है। ईरान कह रहा है कि बातचीत तो ठीक है, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमला किया तो ये मत सोचिएगा कि आप यहां से सेफ चले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए
ये 2 साल पहले जो ईरान था वो ईरान नहीं है। इसको रूस और चीन खुल के सोच मैदान में कूद गए हैं। तो अमेरिका के लिए अटैक करके और भाग जाना आसान नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका की ईरान से ताकत बहुत ज्यादा है, मिलिट्री ताकत। पर सवाल यह है कि एक दो एयरक्राफ्ट कैरियर अगर ईरान के भी, अमेरिका के भी डूब जाते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत किरकिरी हो जाती है अमेरिका की। हालांकि आपको पता है जिमी कार्टर के टाइम को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पकड़े गए थे, ईरान ने पकड़ लिए थे, तो भी कितने महीनों ये प्रकरण चला। तो ये इसलिए आसान नहीं होगा। तो पर दोनों देश ये प्रेशर बना रहे हैं, एक प्रेशर टेक्टिक्स है, बातें हैं और ये मैसेजिंग है। पर सवाल ये है, तो अमेरिका ये चाहता है, मेरी समझ में एक बात कहाँ जाके रुकेगी। वो 4 चीजें मांग रहे हैं अमेरिका। एक तो न्यूक्लियर पावर पे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे कंट्रोल हो, मिसाइल्स पे कंट्रोल हो, और जो यमन हुतीज वगैरह को, ट्रिपल H उनको रोको, और चौथा ये कि रिजीम चेंज हो। ये चारों चीज तो मिलेगी नहीं अमेरिका को। तो पहली चीज जो है वो मेरा ख्याल है, वो जो पहले JCPOA था, जो जॉइंट एग्रीमेंट, न्यूक्लियर जी एग्रीमेंट था, जो ओबामा के टाइम बना था ईरान के साथ न्यूक्लियर कंट्रोल के लिए, मुझे लगता है उस टाइप की डील दोबारा होगी, या थोड़ा बहुत 19-20 करके उसको, उसी पे दोनों चल रहे हैं, उसी पे, वही एम पे अगर होता है तो बात सुधर जाएगी। पर मेरे को एक चीज और नजर आ रही है, जिस टाइप से अभी नवंबर 2026 में अमेरिका में इलेक्शन है, और जिस टाइप से जी ट्रम्प जो है उनकी साख अमेरिका में गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी, और उनकी साख तो रिपब्लिकन्स के बीच में गिरती जा रही है, और इलेक्शंस के, और पूरे पूरी दुनिया में गिरती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि उनके और तो नवंबर इलेक्शंस के चलते उनको अगर वीकनेस नजर आती है, तो ये कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये जल्दी में गड़बड़ी में जिस टाइप से काम कर रहे हैं, अभी जैसे उनको झटका ठीक लगा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, पहले 10% बढ़ा दिया एटवंस, फिर अब 15% कर रहे हैं। तो ये जो मतलब अनसेटल तरीके से एक्शन ले रहे हैं, तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांस बड़े भारी हैं। और मेरे को ये भी खतरा ओके लग रहा है कि इनको तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही होगी, वो कोई अटैक ही ना कर दे ईरान पे गड़बड़ी करते, ये मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। इस तरफ इतना असला इकट्ठा करना, जरा सी चिंगारी लगी तो फूट जाएगा मामला सारा। पर असल में दोनों देश चाहते हैं कि बात बात से सुलझ जाए, लड़ाई ना करनी पड़े। ये प्रेशर बना रहे हैं दोनों तरफ से। एक इकबाल मेमदानी जी, बस आखिरी 1 मिनट मेरे पास। सवाल आपसे, क्या देख रहे हैं आप जिस प्रकार से टेंशन ईरान अमेरिका में बन रही है, कोई लड़ाई की संभावना देख रहे हैं आप? देखिए राजेश, ये लड़ाई तो होनी है, भले ही आज नहीं कुछ दिनों बाद। आप ये मान के चलिए कि अभी इस पूरे मामले के अंदर अमेरिका जो है आके, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से चौधरी बन के फंस चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो पीछे जाता है तो मामला खराब होते हैं, वो आगे बढ़ता है तो कहीं अफगानिस्तान न बन जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर ईरान भी जो है अपनी आवाज नीचे करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से वो जानता है कि मिसाइल के एक भंडार उसके पास पड़े हैं, कमांडर साहब ने जैसे बताया कि रशिया, चीन जी जिस तरीके से इस बार उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बार वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया है कि अगर ये समझ लीजिए कि अगर उसने अमेरिका के बेड़े को नुकसान कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि देश के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर जो एक धाक अमेरिका की बनी हुई है वो पूरी खत्म हो जाएगी। जो चौधरी बने घूमता है वो खत्म हो जाएगा। उन सारी चीजों को लेकर के जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो सारी चीजें समझ रही है। लेकिन डोनाल्ड ओके ट्रंप ठीक है एक सर। मुझे लगता है कि उनके इतिहास के एक इतने बेहतरीन प्रेसिडेंट आए हैं कि वो कुछ चीजों को समझने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी बात करना शुरू कर देते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ जाती है तो भी उनको वही करना है जो इजराइल चाहता है। राजेश जी, ठीक है सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कमांडर भूषण दीवान सर बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल ममदानी जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।